नमस्कार। आज हम एक ऐसे सवाल की गहराई में उतर रहे हैं जिसने इतिहासकारों को आप कह सकते हैं सदियों से उलझा रखा है। सवाल है राजपूतों की उत्पत्ति आखिर हुई कहां से। राजपूताना का इतिहास तो भरा पड़ा है वीरता और शौर्य की कहानियों से, लेकिन ये शूरवीर आए कहां से, इनके वंश की शुरुआत कहां हुई, इस पर मतभेद बहुत गहरे हैं। हाँ बिल्कुल, और इस पर भारतीय विद्वानों ने भी बहुत लिखा है, विदेशी इतिहासकारों ने भी काफी कुछ कहा है, लेकिन किसी एक नतीजे पर पहुंचना वो काफी मुश्किल रहा है। सही बात है। हमारे पास जो स्रोत हैं उनमें हमें कई अलग अलग सिद्धांत मिलते हैं। उनके पक्ष में तर्क हैं, विपक्ष में तर्क हैं और कई जाने माने विद्वानों की राय भी शामिल है। जी तो चलिए आज इन्हीं स्रोतों के जरिए इस जटिल पहेली को थोड़ा सुलझाने की कोशिश करते हैं। देखते हैं कि राजपूतों की उत्पत्ति को लेकर कौन कौन सी प्रमुख धारणाएं सामने आई हैं और उनके पीछे कितना वजन है। बिल्कुल, शुरू करते हैं। तो सबसे पहले उस कहानी से शुरू करते हैं जो शायद सबसे ज्यादा सुनी सुनाई जाती है ना। हाँ। वो अग्निवंशीय सिद्धांत वाली बात। हाँ, अग्निकुल सिद्धांत। ये कहानी कहाँ से आई और इतनी लोकप्रिय कैसे हुई? जी, इस सिद्धांत का जो सबसे पहला जिक्र मिलता है वो है चंद्रबरदाई का महाकाव्य पृथ्वीराज रासो। अच्छा, रासों में? हाँ, और कहानी बड़ी नाटकीय है। कहते हैं कि जब धरती पर राक्षसों का मतलब असुरों का अत्याचार बहुत बढ़ गया तो ऋषि वशिष्ठ ने आबू पर्वत पर एक बहुत बड़ा यज्ञ किया और उस यज्ञ की अग्नि से उन राक्षसों का संहार करने के लिए 4 महान योद्धा कुल या वंश कह लीजिए वो उत्पन्न हुए। प्रतिहार, जिन्हें परिहार भी कहते हैं, परमार, चालुक्य यानी सोलंकी और चौहान। सुनने में तो ये बिल्कुल एक पौराणिक कथा जैसी लगती है। क्या इसे कभी ऐतिहासिक तथ्य भी माना गया? देखिए, पृथ्वीराज रासो के बाद हुआ ये कि खासकर 16वीं से 18वीं सदी के बीच राजस्थान के जो भाट और चारण थे, जो वंशावलियां गाते थे, उन्होंने इस कथा का खूब प्रचार प्रसार किया। अच्छा। तो इससे ये कहानी आम लोगों के बीच जनमानस में बहुत गहरे तक बैठ गई। और इतना ही नहीं, मुहणोत नैन्सी और सूर्यमल मिश्रण जैसे जो बड़े सम्मानित विद्वान थे, उन्होंने भी अपने लेखन में इसका समर्थन किया, इसे और विस्तार दिया, तो इससे इसको काफी बल मिला। लेकिन क्या आज के जो इतिहासकार हैं वो इसे अक्षरशः सच मानते हैं या इसका कोई और मतलब निकालते हैं? हाँ, ये अच्छा सवाल है। देखिए, ज्यादातर जो आधुनिक इतिहासकार हैं वो इसे शाब्दिक अर्थ में मतलब लिटरली सच नहीं मानते। इसे अब एक प्रतीक के तौर पर, एक सिंबल के तौर पर देखा जाता है। शायद इसका गहरा मतलब ये था कि उस दौर में जब बाहरी आक्रमणों का खतरा था, ये समाज में कोई उथल पुथल थी, तो इन 4 वंशों ने आगे बढ़कर नेतृत्व संभाला। अच्छा। शायद खुद को फिर से संगठित किया, तो ये जो उनका एक तरह से उदय हुआ, एक नई शक्ति के रूप में वो सामने आए, उसी को शायद यज्ञ की अग्नि से उत्पत्ति के रूप में प्रतीकात्मक ढंग से दिखाया गया हो, मतलब एक तरह का शुद्धिकरण या नई ऊर्जा का संचार। अच्छा, यानी ये एक सिंबॉलिक कहानी हो सकती है नेतृत्व संभालने की। किन बड़े इतिहासकारों ने इसे ऐतिहासिक तथ्य मानने से इनकार किया? कई प्रमुख इतिहासकारों ने इस पर सवाल उठाए हैं, खास तौर पर गौरीशंकर हीराचंद ओझा जी, जिन्हें आधुनिक राजस्थान के इतिहास का पितामह मानते हैं। उन्होंने तो इसे पूरी तरह निराधार बताया। उनके अलावा सीवी वैद्य, दशरथ शर्मा और ईश्वरी प्रसाद जैसे जो और प्रतिष्ठित विद्वान हुए, उन्होंने भी इसे ऐतिहासिक प्रमाणों पर आधारित नहीं माना। कहा कि या तो ये साहित्यिक कल्पना है या फिर बाद में गढ़ी गई कहानी है। उनका मानना था कि इसके पीछे कोई ठोस ऐतिहासिक सबूत नहीं मिलते। ठीक है, तो अग्निवंशीय कहानी दिलचस्प तो है, पर ऐतिहासिक रूप से थोड़ी विवादास्पद है और ज्यादातर प्रतीकात्मक मानी जाती है। सही कहा। अगर ये कहानी राजपूतों की उत्पत्ति की सही व्याख्या नहीं है, तो फिर ऐतिहासिक रूप से सबसे मजबूत और जिसे ज्यादातर लोग मानते हैं वो नजरिया कौन सा है? यहीं पर गौरीशंकर हीराचंद ओझा जी का अपना सिद्धांत सामने आता है, जिसे सूर्यवंशीय चंद्रवंशीय सिद्धांत कहते हैं, या कह लीजिए विशुद्ध भारतीय मूल का मत। हाँ। और आज के समय में यही सिद्धांत सबसे ज्यादा मान्यता प्राप्त है। तो ओझा जी का क्या कहना था इस बारे में? क्या तर्क था उनका? ओझा जी की दलील बहुत साफ थी। उनका मानना था कि राजपूत कोई नई कौम नहीं है या कोई बाहर से आई हुई जाति नहीं है, बल्कि वे प्राचीन भारत के जो क्षत्रिय थे उन्हीं के सीधे वंशज हैं। अच्छा। उन्होंने राजपूतों को भारत के 2 सबसे पुराने और प्रतिष्ठित माने जाने वाले वंशों से जोड़ा। एक सूर्यवंश, जिसमें भगवान राम हुए, और दूसरा चंद्रवंश, जिससे महाभारत के पांडव और कौरव जुड़े हैं।
उनका तर्क था कि राजपूत इन्हीं महान प्राचीन क्षत्रिय परंपराओं के उत्तराधिकारी हैं। ये तो बहुत बड़ा दावा है। क्या उन्होंने अपने इस दावे के लिए कोई ठोस सबूत भी दिए? बिल्कुल बिल्कुल। ओझा जी ने सिर्फ हवा में बात नहीं की, उन्होंने बहुत गहरा शोध किया और कई तरह के प्रमाण जुटाए। जैसे? उन्होंने उस समय के अनेकों शिलालेखों का हवाला दिया, ताम्रपत्रों का जिक्र किया, मतलब तांबे की प्लेटों पर लिखे दान पत्र या राजाज्ञाएं, और उस समय के जो साहित्यिक ग्रंथ थे उनका भी हवाला दिया। इन सब में कई राजपूत वंशों ने खुद को सूर्यवंशी या चंद्रवंशी बताया है। अच्छा, ये तो महत्वपूर्ण बात है। हाँ, ये सिर्फ दावे नहीं थे, ये उस समय के आप कह सकते हैं आधिकारिक दस्तावेजों में दर्ज बातें थीं। और इसी मजबूत प्रमाणिक आधार की वजह से आज ज्यादातर इतिहासकार ओझा जी के इसी सिद्धांत को ही सबसे ज्यादा विश्वसनीय और तार्किक मानते हैं। ये राजपूतों की जड़ें सीधे सीधे भारत की अपनी प्राचीन सभ्यता और इतिहास से जोड़ता है। ये तो काफी अहम बात है कि शिलालेख और साहित्यिक ग्रंथ खुद राजपूतों के प्राचीन भारतीय क्षत्रिय वंशों से जुड़ने की गवाही दे रहे हैं। लेकिन इतिहास में कुछ ऐसे सिद्धांत भी को रहे हैं जो बिल्कुल उलट बात कहते थे। मतलब राजपूतों के विदेशी मूल का सिद्धांत, इसमें कर्नल जेम्स टॉड का नाम बहुत आता है। हाँ, कर्नल जेम्स टॉड, उनका नजरिया बिल्कुल अलग था। सही कहा आपने। टॉड, जैसा कि पता है, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के एक पॉलिटिकल एजेंट थे और उन्होंने 19वीं सदी की शुरुआत में राजस्थान में काफी समय बिताया था। एनल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान वाले? जी हाँ, वही मशहूर किताब। तो उनका मानना था कि राजपूत भारतीय मूल के हैं ही नहीं, बल्कि वे मध्य एशिया से आई शक और सीथियन जातियों के वंशज हैं। शक और सीथियन? हाँ, ये वो लड़ाकू और घुमक्कड़ जातियां थीं जो प्राचीन काल में, मतलब पहली शताब्दी ईसा पूर्व से पहली शताब्दी ईस्वी के आसपास भारत के उत्तर पश्चिमी सीमा से भारत में दाखिल हुई थीं। टॉड ने कहा कि राजपूत इन्हीं के वंशज हैं। पर इतने बड़े दावे का आधार क्या बताया उन्होंने? मतलब किन समानताओं के बिना पर वो ऐसा कह रहे थे? टॉड ने राजपूतों और इन शक सीथियन जातियों के बीच कुछ रीति रिवाजों और सामाजिक प्रथाओं में समानताएं देखी। उन्होंने कुछ खास चीजें गिनाई। क्या क्या? जैसे दोनों में सूर्य की पूजा का प्रचलन था, सती प्रथा का चलन। हालांकि सती प्रथा तो भारत में बहुत पहले से थी, पर उन्होंने इसे भी गिना। अश्वमेध यज्ञ करने की परंपरा, मद्यपान का शौक और खास तौर पे शस्त्रों यानी हथियारों और घोड़ों की पूजा करना, जो योद्धा समाजों में आम बात होती है। तो टॉड को लगा कि ये जो मिलती जुलती आदतें हैं, ये इस बात का सबूत है कि राजपूत उन्हीं विदेशी हमलावरों के वंशज हैं जो बाद में भारतीय समाज में घुल मिल गए। विलियम क्रूक जैसे कुछ और पश्चिमी विद्वानों ने भी टॉड की इस बात का समर्थन किया था। अच्छा, तो रीति रिवाजों की समानता, लेकिन क्या ये तर्क बहुत मजबूत था? मतलब क्या इन रिवाजों का कोई और स्पष्टीकरण नहीं हो सकता? बिल्कुल, और यहीं पर गौरी शंकर ओझा जी ने फिर से हस्तक्षेप किया। उन्होंने टॉड के सिद्धांत का बहुत जोरदार खंडन किया। अच्छा। ओझा जी का तर्क बहुत सीधा और प्रभावी था। उन्होंने कहा कि जिन रिवाजों का टॉड हवाला दे रहे हैं, जैसे सूर्य पूजा, अश्वमेध यज्ञ, शस्त्र पूजा, ये तो भारत की अपनी प्राचीन वैदिक और पौराणिक परंपराओं का अभिन्न हिस्सा है। इनका जिक्र तो हमारे वेदों में, पुराणों में, रामायण, महाभारत जैसे ग्रंथों में हजारों साल से मिलता है। हाँ। इनका शक या सीथियन जैसी भारी जातियों से कोई लेना देना ही नहीं है। मतलब ओझा जी कह रहे थे कि ये समानताएं सिर्फ ऊपरी हैं और इनकी जड़ें तो भारतीय संस्कृति में ही मौजूद है। बिल्कुल। ओझा जी ने साफ किया कि ये प्रथाएं भारत में इन विदेशी जातियों के आने से बहुत बहुत पहले से मौजूद थीं। हो सकता है कि शक और सीथियन लोगों ने भी इनमें से कुछ प्रथाएं अपना ली हों या उनमें भी कुछ समान प्रथाएं रही हों, लेकिन इसका ये मतलब तो नहीं निकलता कि राजपूतों की उत्पत्ति ही उनसे हुई। सही बात है, क्योंकि इन प्रथाओं का विशुद्ध भारतीय स्रोत उपलब्ध है, इसलिए टॉड के विदेशी मूल के सिद्धांत को ज्यादातर भारतीय इतिहासकारों ने अपर्याप्त सबूतों पर आधारित माना, अविश्वसनीय माना और खारिज कर दिया। इसे ऐतिहासिक तथ्यों की कसौटी पर खरा नहीं पाया गया। तो टॉड की थ्योरी भी सवालों के घेरे में आ गई और ज्यादातर मानी नहीं गई। लेकिन विदेशी मूल का एक और नजरिया भी तो था शायद, जो राजपूतों को गुर्जरों और हूणों से जोड़ता था। ये किसका सिद्धांत था और इसके पीछे क्या तर्क दिए गए थे? हाँ, ये एक और महत्वपूर्ण सिद्धांत है जिसे डॉक्टर D.R. भंडारकर ने पेश किया था। डॉक्टर भंडारकर भी एक जाने माने भारतीय इतिहासकार थे और पुरालेख शास्त्री भी, मतलब प्राचीन लिपियों के विशेषज्ञ। अच्छा। उन्होंने राजपूतों के उत्पत्ति का एक अलग ही कोण सामने रखा। उनका कहना था कि राजपूत मूलतः गुर्जर थे और फिर उन्होंने गुर्जरों का संबंध श्वेत हूणों से जोड़ा, यानी व्हाइट हंस या हेप्थलाइट्स। हूण
ये वही हूण जिन्होंने गुप्त साम्राज्य के समय आक्रमण किया था। हाँ बिल्कुल, वही जिन्होंने गुप्त साम्राज्य के पतन के दौरान लगभग 5वीं-6ठी शताब्दी ईस्वी में उत्तर पश्चिमी भारत पर आक्रमण किया था। भंडारकर ने राजपूतों को उन्हीं से जोड़ दिया। और उन्होंने वो जो अग्निवंशी कहे जाने वाले राजपूत थे उनके बारे में क्या कहा? भंडारकर का दावा इससे भी आगे गया। उन्होंने कहा कि जिन 4 राजपूत वंशों को अग्निकुल का माना जाता है, यानी प्रतिहार, परमार, चालुक्य और चौहान, वे वास्तव में गुर्जर ही थे और इस तरह विदेशी मूल के थे। अच्छा। अपने इस दावे के समर्थन में उन्होंने कुछ पुरातात्विक सबूतों का हवाला दिया। खास तौर पर उन्होंने राजौर से मिले एक शिलालेख का जिक्र किया। राजौर अलवर राजस्थान के पास है। वहां से 960 ईस्वी का एक शिलालेख मिला है जिसमें कन्नौज के प्रतिहार शासक मथना देव को गुर्जर प्रतिहारान्वया कहा गया है। गुर्जर प्रतिहारान्वया, इसका मतलब गुर्जर प्रतिहार वंश का। तो इससे उन्होंने इस बात का प्रमाण माना कि प्रतिहार असल में गुर्जर थे। ये तो काफी विशिष्ट सबूत लगता है। और क्या उन्होंने कोई और तर्क भी दिया? मैंने सुना है कि उन्होंने कुछ राजपूतों का मूल ब्राह्मणों से भी बताया था। जी हाँ, ये उनके सिद्धांत का एक और दिलचस्प पहलू था। डॉक्टर भंडारकर ने बिजौलिया से मिले 12वीं सदी के एक शिलालेख की अपनी व्याख्या की। बिजौलिया मेवाड़ राजस्थान में है। हाँ, बिजौलिया किसान आंदोलन वाला। बिल्कुल। तो उस शिलालेख के आधार पर उन्होंने दावा किया कि कुछ प्रमुख राजपूत वंशों की उत्पत्ति ब्राह्मणों से हुई थी। ब्राह्मणों से? जैसे? उदाहरण के लिए उन्होंने कहा कि चौहान वास्तव में वत्स गोत्र के ब्राह्मण थे, मतलब वत्स ऋषि से अपनी वंश परंपरा मानने वाले ब्राह्मण। इसी तरह उन्होंने मेवाड़ के गुहिल वंश को, जिसमें बाद में महाराणा प्रताप हुए, उन्हें नागर ब्राह्मणों का वंशज बताया। ये बात काफी चौंकाने वाली थी क्योंकि राजपूतों की पहचान तो परंपरागत रूप से क्षत्रिय वर्ण से जुड़ी रही है। तो भंडारकर का सिद्धांत तो काफी, कह सकते हैं, क्रांतिकारी था। राजपूतों को गुर्जर, हूण और यहाँ तक कि ब्राह्मणों से भी जोड़ दिया। इस पर बाकी इतिहासकारों की क्या प्रतिक्रिया रही? क्या इसे स्वीकार किया गया? नहीं, इस सिद्धांत को भी व्यापक स्वीकृति नहीं मिली। डॉक्टर ओझा और सीवी वैद्य जैसे विद्वानों ने भंडारकर के तर्कों का भी खंडन किया। अच्छा, कैसे? जहां तक वो गुर्जर प्रतिहार शब्द का सवाल है, ओझा जी का मानना था कि यहाँ गुर्जर शब्द जाति का सूचक नहीं है बल्कि स्थान का सूचक है। स्थान का सूचक मतलब? उनका तर्क था कि प्रतिहारों ने जिस इलाके पर शासन किया उस इलाके को गुर्जरात्रा या गुर्जर देश कहा जाता था, जो आज का गुजरात और दक्षिण पश्चिमी राजस्थान का हिस्सा है। तो उन्हें गुर्जर देश के प्रतिहार के अर्थ में गुर्जर प्रतिहार कहा गया होगा। जैसे हम कहते हैं बंगाल के पाल या मालवा के परमार। ये उनकी जाति नहीं बता रहा बल्कि उनके शासित प्रदेश को दर्शा रहा है। अच्छा, ये व्याख्या भी है। और वो ब्राह्मण मूल वाली बात का क्या हुआ? ब्राह्मण मूल वाले दावे को भी ज्यादातर इतिहासकारों ने स्वीकार नहीं किया। उनका मानना था कि बिजौलिया शिलालेख में जो शब्द इस्तेमाल हुए हैं उनकी व्याख्या डॉक्टर भंडारकर ने सही नहीं की है। यह संभवतः किसी राज पुरोहित या राजगुरु के गोत्र का उल्लेख हो सकता है, न कि शासक वंश के गोत्र का। इसे भाषाई भ्रम या कह लीजिए गलत व्याख्या का नतीजा माना गया। इसलिए भंडारकर का ये गुर्जर हूण या ब्राह्मण उत्पत्ति वाला सिद्धांत भी ठोस और निर्विवाद सबूतों के अभाव में ज्यादातर इतिहासकारों को मान्य नहीं हुआ। तो इस पूरी बातचीत से ये तो एकदम साफ है कि राजपूतों की उत्पत्ति का सवाल कितना पेचीदा रहा है। कितने अलग अलग मत हैं। हाँ, अग्निवंशी कथा जिसे ज्यादातर प्रतीकात्मक माना गया, कर्नल टॉड का शक्सिथियन सिद्धांत, डॉक्टर भंडारकर का गुर्जर हूण और ब्राह्मण वाला सिद्धांत, इन सभी पर गंभीर सवाल उठे और इन्हें पूरी तरह से स्वीकार नहीं किया गया। बिल्कुल। और अगर हम इन सभी मतों का विश्लेषण करें और देखें कि किस सिद्धांत के पक्ष में सबसे ज्यादा वजनदार और विश्वसनीय प्रमाण है, तो गौरीशंकर हीराचंद ओझा का जो भारतीय क्षत्रिय मूल का सिद्धांत है वही सबसे आगे नजर आता है। हाँ, जैसा हमने पहले भी बात की थी। जी, ये सिद्धांत राजपूतों को भारत के ही प्राचीन सूर्यवंशी और चंद्रवंशी क्षत्रियों से जोड़ता है। और इसका आधार एक बार फिर से साफ कर दें, क्या है? इसका आधार है उस समय के शिलालेख, ताम्रपत्र, साहित्यिक ग्रंथ जिनमें राजपूत खुद को इन प्राचीन वंशों से जोड़ते हैं। साथ ही उनकी सांस्कृतिक परंपराएं जो प्राचीन क्षत्रिय परंपराओं से मेल खाती हैं। ये जो बाहरी या विदेशी मूल के सिद्धांत हैं, उनकी तरह अटकलों या सिर्फ रीति रिवाजों की ऊपरी समानताओं पर आधारित नहीं है, बल्कि ठोस ऐतिहासिक दस्तावेजों पर टिका है। तो उपलब्ध स्रोतों के आधार पर अगर हमें एक निष्कर्ष निकालना हो तो क्या कहा जा सकता है संक्षेप में? निष्कर्ष यही निकलता है
कि हमारे पास मौजूद ज्यादातर और सबसे विश्वसनीय स्रोतों के अनुसार राजपूत विदेशी मूल के नहीं हैं, वो भारतीय मूल के ही हैं। वे भारत की प्राचीन क्षत्रिय परंपरा के उत्तराधिकारी हैं और उनका संबंध प्राचीन काल के प्रतिष्ठित सूर्यवंश और चंद्रवंश से है। यही वो मत है जिसे आज के दौर में सबसे ज्यादा ऐतिहासिक समर्थन प्राप्त है और जिसे ज्यादातर विद्वान सही मानते हैं। राजपूतों की कहानी एक तरह से भारत की अपनी कहानी का ही एक अटूट हिस्सा है। ये चर्चा वाकई बहुत ज्ञान बढ़ाने वाली रही। इसने अलग अलग सिद्धांतों को और उनके पीछे के तर्कों को समझने में काफी मदद की। हाँ, और अंत में एक विचारणीय बिंदु छोड़ते हैं सबके लिए। जरूर। भले ही ऐतिहासिक तथ्यों के आधार पर ओझा जी का भारतीय मूल का सिद्धांत सबसे ज्यादा मान्य हो, लेकिन क्या अग्निकुल जैसी कहानियों या सिद्धांतों के विचार ने, उनके प्रतीकवाद ने, भले ही वो अक्षरशः सत्य न हो, क्या उन्होंने मध्यकालीन भारत में राजपूतों की एक खास एकजुट पहचान बनाने में कोई भूमिका निभाई होगी? ये सोचने वाली बात है। उनके शौर्य और बलिदान की भावना को प्रेरित करने में या इतिहास में उनकी भूमिका को आकार देने में क्या इन कहानियों का कोई मनोवैज्ञानिक या सामाजिक असर रहा होगा? ये सोचना दिलचस्प हो सकता है कि कैसे मिथक और प्रतीक भी अपनी तथ्यात्मक सच्चाई से परे होकर इतिहास की धारा को प्रभावित कर सकते हैं। बहुत दिलचस्प नुक्ता। इस पे जरूर